नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। चुनाव आयोग ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर समेत सोशल मीडिया कंपनियों के साथ पत्राचार की जानकारी का खुलासा करने से किया इनकार। आपत्ति जताए जाने के बाद लिया फैसला। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों पर साधा निशाना। राजस्थान, महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए बोले हरदीप पुरी, राज्य वैट में कटौती कर दे, जनता को मिलेगी राहत। जून महीने में बढ़ सकती हैं ब्याज दरें। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिए संकेत, आने वाले दिनों में महंगा होगा कर्ज। सप्ताह के पहले दिन ही शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 37 अंक की गिरावट के साथ 54,279 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 51 अंक फिसलकर 16,215 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज से ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई वाराणसी कोर्ट में शुरू हो गई, लेकिन जिला कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून उसे इस मामले की सुनवाई का अधिकार देता है, क्योंकि संसद में बना कानून कहता है कि धर्म स्थल को बदला नहीं जा सकता। इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। इसके साथ ही बदलाव की तैयारी इस समय बिहार में भी दिख रही है। नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को पटना रुकने का फरमान सुना दिया है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे आजम खान की नाराजगी को लेकर कि आखिर क्यों वो विधानसभा सदस्यता की शपथ लेकर वापस लौट गए रामपुर। जानेंगे जापान में पीएम मोदी के दौरे पर आज क्या रहा खास। इसके अलावा और भी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जिला कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी। पहले दिन 45 मिनट तक बहस हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वर्शिप एक्ट 1991 इसकी इजाजत नहीं देता। तो दूसरी ओर हिंदू पक्ष इससे सहमत नहीं था। कोर्ट अब कल इस बारे में फैसला देगी। जिला कोर्ट में अगर इस मामले की सुनवाई होती है तो उसे 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी भी करनी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस मामले को लेकर नई नई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। जहां पहले याचिका केवल पूजा अर्चना की मांग को लेकर थी, तो वहीं अब इसमें वर्शिप एक्ट भी जुड़ गया है, जिसे लेकर वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा है। कल न्यायालय की तरफ से बताया जाएगा कि ये मामला साल 1991 में बने वर्शिप एक्ट में आएगा या नहीं। दरअसल 1991 में लागू किया गया ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। ऐसे में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मामला वर्शिप एक्ट के तहत आता है, क्योंकि मस्जिद 1947 के पहले से ही अस्तित्व में है। लेकिन हिंदू पक्ष इससे इनकार कर रहा है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता है। आगे कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं बनी है। अपनी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने यह भी कहा कि ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की उपासना पूजा का मामला सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। उस अविमुक्त क्षेत्र में अनादिकाल से भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा होती रही है। ये क्षेत्र और यहाँ की समस्त संपत्ति हमेशा से उनकी ही रही है। इस बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने भी जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के स्नान, भोग, राग, श्रृंगार और पूजा पाठ का अधिकार को लेकर याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि हम न्यायिक तरीके से अपने भगवान विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार मांगने आए हैं। अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। वाराणसी विवाद को लेकर अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 24 घंटे में यह साफ हो जाएगा कि जिला कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा कि नहीं। तो दूसरी ओर बिहार सरकार के लिए अगले 72 घंटे बेहद कशमकश में भरे होने वाले हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सभी जेडीयू विधायकों से पटना में रुकने को कह दिया है, और वो भी 72 घंटों के लिए। तो क्या है जेडीयू की रणनीति, जिससे डरी हुई दिख रही है बीजेपी? क्या बिहार की सियासत में होगा उलटफेर? क्या बीजेपी का साथ छोड़ेंगे नीतीश कुमार? क्या आरजेडी की बनेगी सरकार? क्या फिर दोहराएगा इतिहास? ये सवाल सूबे की सियासत में लंबे वक्त से उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब इन्हें बल नीतीश कुमार के उस बयान के बाद मिलने लगा है जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों के लिए अगले 72 घंटे तक पटना में रहने का फरमान जारी कर दिया है। सीएम नीतीश के फरमान के बाद सियासी हलचल मच गई है। अगले 72 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक दिन पहले भी पार्टी कार्यालय पर अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ ही पूर्व विधायकों से भी मुलाकात की है। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर छापेमारी को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि जिसने रेड किया है वही बता पाएगा। नीतीश के इस बयान को लालू परिवार पर छापेमारी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने के रूप में देखा गया। इस बयान से इतर बिहार में पिछले 1 महीने के घटनाक्रम देखें तो 3 ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ नजर आए। यहाँ तक कि नीतीश कुमार पैदल चलकर अपने घर से राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके बाद से ही नीतीश के आरजेडी के साथ जाने के कयास लगाए जा रहे हैं और इन अटकलों के बीच अब तो उन्होंने विधायकों को फरमान जारी कर दिया। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार बिहार में सियासत क्या करवट लेती है। क्या बिहार में बदलने वाली है सरकार? नए सिरे से तय होने वाले हैं साझेदार? वैसे नीतीश कुमार के तेवरों ने बीजेपी को तो डरा के रखा हुआ ही है। बीजेपी के जो नेता कुछ दिनों से नीतीश को असफल सीएम बता रहे थे, अचानक शांत हो गए हैं। डर सरकार जाने का है। बिहार में बीजेपी को विपक्ष में पहुंचने का डर दिख रहा है, तो यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को अपने ही विधायक से डर लग रहा है। सपा विधायक आजम खान के तेवर अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर बेहद तल्ख बने हुए हैं। वो आज लखनऊ आए थे, विधायक पद की शपथ ली, उम्मीद थी अखिलेश से मुलाकात होगी। तो क्या आजम की अखिलेश से हुई मुलाकात? देखिए ये रिपोर्ट। आज यूपी विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। आज आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला ने विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इन दोनों को शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद आजम खान वापस रामपुर के लिए रवाना हो गए। आजम खान ने विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले लखनऊ में आयोजित सपा विधायक दल की बैठक में भी आजम खान शामिल नहीं हुए थे। यूपी के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि 1-2 दिन के अंदर आजम खान कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। आजम खान तो विधानसभा में नजर नहीं आए, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान जरूर दिखे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान जहां सपा के करीब सभी विधायक महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर हाथों में बैनर पोस्टर लिए विरोध करते नजर आए, तो वहीं अब्दुल्ला आजम शांत बैठे नजर आए। अब्दुल्ला आजम ने सत्र के दौरान सपा की लाल टोपी भी नहीं पहनी थी और आजम जिस तरह अखिलेश से मिले बिना वापस रामपुर लौट गए हैं, इससे उन कयासों को और बल मिल रहा है कि आजम और अखिलेश की राहें जल्द अलग होने वाली हैं। खबरों की माने तो लंबे समय से आजम अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। रिहा होने के बाद आजम खान ने अखिलेश का नाम लिए बिना अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि सबसे ज्यादा जुल्म तो मेरे अपनों ने किया है। अखिलेश के करीबियों की माने तो आजम खान ने अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत भी नहीं की है। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए अब मुलायम सिंह यादव ने कमान संभाल ली है और वो आजम खान से जल्द मुलाकात कर सकते हैं। आजम ने सपा कैंप में हलचल मचा रखी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कैंप में भी हलचल मची हुई है। 6 महीने बाद ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। प्रेम कुमार धूमल ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया है। हिमाचल की सत्ता में वापसी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि बीजेपी हिमाचल में भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरह पुराना रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है और लगातार सत्ता में बने रहने का इतिहास रचना चाहती है। लेकिन बीजेपी का ये सपना इस बार पूरा होना मुश्किल दिख रहा है, जिसकी वजह है पार्टी के अंदर छिड़ी रार, और इस रार का कारण है सीएम फेस। यानी राजस्थान और दूसरे राज्यों की तरह हिमाचल बीजेपी में भी सीएम फेस को लेकर लड़ाई तेज हो गई है और इस बार इस लिस्ट में पूर्व सीएम धूमल के अलावा कई नए नाम भी जुड़ गए हैं। ऐसे में आला कमान मुश्किल में है। अब इसी खींचतान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के घर पूरा मंत्रिमंडल जुट रहा है, जिसे धूमल के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि बीजेपी ने 2017 विधानसभा में प्रेम कुमार धूमल को ही सीएम फेस घोषित किया था, लेकिन धूमल अपनी ही सीट नहीं बचा पाए थे। लेकिन बावजूद इसके धूमल ने अपना दांव चल दिया था और जीत हासिल करने वाले 44 में से 22 विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया था। 22 विधायकों ने धूमल को समर्थन दिया था, जिसके बाद बीजेपी के अंदर उठापटक जारी हो गई थी। हालांकि बीजेपी के अंदर छिड़ी इस बगावत का कोई असर नहीं पड़ा और उन्हें सीएम नहीं बनाया गया था। ऐसे में ये कल है 2017 से ही जारी है, जो अगले चुनाव आते आते एक बार फिर तेज हो गई है।
कयास ये भी है कि खुद बीजेपी भी धूमल को खास पसंद नहीं करती है। पिछले चुनाव के समय बीजेपी के पास कोई दूसरा अच्छा विकल्प नहीं था, जिसके कारण से उनको उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया था। ऐसे में इस खींचतान में फंसी बीजेपी ने इस बार कोई रिस्क न लेते हुए पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी के अंदर की ये बगावत कुछ नया रूप दिखा सकती है, इसीलिए सभी आज पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में हिमाचल में बीजेपी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। धूमल अब की बार चूकने को तैयार नहीं है। 5 साल पहले वो पार्टी हाईकमान के दबाव में आ गए थे, लेकिन इस बार उनके तेवर सख्त दिख रहे हैं, जिससे बीजेपी हिमाचल में फंस गई है। बीजेपी मुश्किल में दिख रही है तो पार्टी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी इस समय जापान पहुंच गए हैं, लेकिन जापान में भी वो पार्टी के काम में जुटे हुए हैं। आज उन्होंने जापान में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया और जापान से ही भारतीय मतदाताओं को बड़ा संदेश भी दिया है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी इस वक्त 2 दिन के जापान दौरे पर हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में आज पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। अपने इस संबोधन में पीएम मोदी देश की कम बीजेपी सरकार की तारीफ ज्यादा करते नजर आए। अपनी सफलताओं का पुलिंदा उन्होंने यहाँ भी जारी रखा, लेकिन अपनी सरकार की नाकामियों का जिक्र तक नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है, उतना ही टेकलैंड, साइंस लैंड, इनोवेशन लैंड, टैलेंट लैंड, फ्यूचर को लेकर भी आशावान है। मैं मक्खन पर नहीं, पत्थर पर लकीर खींचता हूँ। टोक्यो में पीएम मोदी ने जैसे ही भारतीय समुदाय को संबोधित किया तो वहाँ मौजूद लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में मजबूत, लचीले और जिम्मेदार लोकतंत्र की पहचान बनाई है। बीते 8 साल में इसे हमने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाया है। अपने इस बयान के बहाने एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके अलावा मोदी ने जलवायु संकट से लेकर कोरोना को लेकर भी कई कामों का गुणगान किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज किस तरह वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद कर रहा है, इसका एक और उदाहरण पर्यावरण का है। जलवायु संकट दुनिया के सामने एक अहम संकट बन गया है। भारत में हमने इस चुनौती को देखा भी है और इसके स्थायी समाधान के लिए रास्ते खोजने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे वैश्विक संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने इस संबोधन में बीजेपी सरकार की खूब तारीफें की तो वही नाकामियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अब पीएम कल क्वाड बैठक में हिस्सा लेंगे, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। पीएम जापान से गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर निगाह रखे हुए हैं, तो कांग्रेस जमीन पर चुनावों की तैयारी में जुटी है। पार्टी ने उन राज्यों पर भी फोकस बढ़ा दिया है जहां चुनाव अगले साल होने हैं। मध्य प्रदेश में तो पार्टी ने उम्मीदवारों को लेकर सर्वे भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में मौसम के साथ साथ सियासत ने भी पारा चढ़ा रखा है। तपती गर्मी में भी कांग्रेस की सक्रियता ने बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी है। कांग्रेस ने अभी से ही 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। एक दिन पहले पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये फैसला हुआ है कि जिन सीटों पर कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और जिन सीटों पर बीजेपी लंबे वक्त से बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज कर रही है, उन सीटों पर कांग्रेस चुनाव के 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देगी, जिससे पार्टी उम्मीदवार को प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके। पार्टी ने तय किया है कि इसके लिए अभी से जिताऊ चेहरे की तलाश की जाएगी और उसके बाद बीजेपी को टक्कर देने के लिए 6 महीने पहले चुनाव मैदान में उतर जाएगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, विधायक दल की बैठक में तय हुआ है कि जिन सीटों पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उन सीटों पर नुकसान की भरपाई के लिए जिताऊ चेहरों को चुनाव से पहले उम्मीदवार घोषित करके मैदान में उतार दिया जाएगा, ताकि वो अपने चुनाव क्षेत्र में बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार कर सकें। पार्टी इसके लिए सर्वे को आधार बनाकर उम्मीदवार तय करेगी। मध्य प्रदेश में 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 2018 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार से कम अंतर के साथ हार गई थी। साथ ही कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी लंबे समय से जीत दर्ज करती आ रही है। बीजेपी की परंपरागत सीटों पर टक्कर देने के लिए कांग्रेस नए पुराने चेहरों के सहारे उतरने की तैयारी में है, ताकि चुनाव तक पार्टी का चेहरा बीजेपी के मुकाबले खड़ा हो सके। कांग्रेस की इस रणनीति ने बीजेपी खेमे में अभी से बेचैनी बढ़ा दी है। राज्य में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से भी लोगों में खासी नाराजगी है, तो इस बार कांग्रेस हर हाल में मध्य प्रदेश फतेह करने का मन बना चुकी है। ऐसे में उसकी ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा।
और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी में राशन कार्ड वापसी के दावे की। पिछले कुछ दिनों से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार अपात्र लोगों से राशन कार्ड वापस ले रही है। साथ ही ऐसे लोगों ने अगर फ्री राशन योजना का लाभ उठाया है तो उनसे पूरी वसूली की जाएगी। इसे लेकर विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया था और अब सरकार की सफाई आई है। तो क्या है सरकार का दावा, देखिए ये रिपोर्ट। पिछले दिनों एक खबर आई जिसके बाद योगी सरकार बुरी तरह घिर गई और विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के नेताओं ने भी योगी सरकार पर हमला बोला। ऐसे में खुद को घिरता देख योगी सरकार ने अपना फैसला बदल लिया, या ये भी कह सकते हैं कि सरकार अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गई। और ये मामला है राशन कार्ड सरेंडर करने और अपात्रों से रिकवरी करने का मामला। दरअसल पिछले दिनों एक खबर ने लोगों की नींद उड़ा दी थी, जिसमें कहा गया था कि योगी सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर करने के निर्देश दे दिए हैं। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो अपात्र हैं वो अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें। ऐसा न करने की स्थिति में उनसे वसूली की जाएगी। इसका परिणाम ये रहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने की होड़ मच गई। केवल अप्रैल माह में ही 43,000 लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए। मई माह में आंकड़ा इससे भी पार जाने की स्थिति में है, जिसके बाद इस पूरे मामले में योगी सरकार बुरी तरह घिर गई। विपक्ष के अलावा खुद बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ही योगी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया। ऐसे में अपने खिलाफ बढ़ते विरोध को देखते हुए योगी सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और एक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। स्पष्टीकरण में खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा है कि राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश शासन या उनके स्तर से जारी नहीं किया गया है। राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है और न तो कार्ड निरस्तीकरण और न ही वसूली के लिए कोई आदेश जारी हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29,53,000 नए राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं। अब सरकार चाहे कितना भी स्पष्टीकरण क्यों न दे, लेकिन सरकार तो घिर चुकी है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।